गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 21 अगस्त 2020 की वर्कशीट्स को। तो बेटा सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। आज की जो वर्कशीट है वो पिछली वर्कशीट के ही कंटिन्यूएशन में है, पिछली वर्कशीट के ही साथ है। तो पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था कि कैसे लाइंस के बीच में अलग अलग एंगल बनते हैं, अलग अलग कोण बनते हैं। आज उन्हीं कोणों को आगे बढ़ाते हैं। तो लिखा है कि बच्चों यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो क्या वो परस्पर समांतर होंगी। यानी कि अगर ये ऊपर वाली लाइन P और ये ऊपर वाली इसकी नीचे वाली लाइन Q, अगर ये दोनों समांतर हैं और जो Q है वो R के समांतर है, तो क्या ये P और आपस में R भी समांतर होंगी? बिल्कुल होंगी भाई। P जो थी वो R के समांतर थी, R जो थी वो P जो थी वो Q के समांतर थी और Q जो थी वो R के समांतर थी। तो P और R भी आपस में समांतर होंगी। तो ये वही कह रहे हैं कि मान लीजिए PQR तीन रेखाएं हैं जिसमें P और Q समांतर है, P समांतर Q और P समांतर R है। रेखाओं में PQR के लिए एक तिर्यक रेखा T खींचिए। तिर्यक रेखा मतलब टेढ़ी लाइन जो इन तीनों को काटती हो। P समांतर Q और P समांतर R आपको दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 2 कोण 3 के बराबर। तो कोण 1 भी कोण 3 के बराबर होगा, समझ में। और ये अगर आपको पता हो, याद हो, पिछली वर्कशीट आपने देखी हो, तो 1 और 2 क्या है? संगत कोण। और 2 और 3 क्या है? संगत कोण। तो जो संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये तीनों लाइनें, अगर ये तीनों रेखाएं समांतर हैं तो समांतर रेखाओं पर बने संगत कोण भी बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। तो जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वो सभी रेखाएं परस्पर भी समांतर होती हैं। इस गुण को दो से अधिक रेखाओं के लिए लागू किया जा सकता है। तो इस जो गुण मैंने आपको बताया, इस गुण को हम 2, 3, 4 कितनी भी रेखाओं के लिए लागू कर सकते हैं। तो अगर 4 रेखाएं हैं तो आप 4 रेखाओं के लिए भी ये गुण लगा सकते हैं। 5 रेखाएं, 6 रेखाएं, जितनी भी रेखाओं में आप ये गुण लगाना चाहिए लगा सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सारा 1, 2, 3, अगर नीचे एक और लाइन होती तो उसमें भी चौथा कोण भी आपस में बराबर होता। अतः हम कह सकते हैं कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर और परस्पर समांतर होती हैं। इस गुण को 2 से अधिक रेखाओं में भी लागू किया जा सकता है। आइए इस गुण के आधार पर एक प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है कि आकृति 2 में यदि PQ और RS समांतर है, देखिए ये PQ जो है ये RS के समांतर है और एंगल QXM 135 है। एंगल QXM मतलब ये वाला जो एंगल है ये 135 डिग्री का है। एंगल MYR 40 है, एंगल MYR 40 है। तो XMY का मान ज्ञात कीजिए। XMY मतलब ये बीच वाला जो कोण है आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये कि इन्होंने किया कि बीचों बीच एक रेखा खींच ली। अब इस बीचों बीच खींची रेखा के आधार पे आप चाहो तो आप इसका मान निकाल सकते हो, आराम से इसका मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इनका तरीका जो है आप उनके तरीके से भी देख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक का तरीका समझाता हूँ। जब आपने यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच ली है तो अब इस सीधी रेखा के खींचने के बाद आपने देखा कि ये एक Z बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये एक Z है। अगर ये एक Z बन रहा है तो ये जो 40 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। और बिल्कुल उसी तरीके से ये आपका 135 है, ये भी एक Z बन रहा है, समझ रहे हैं। तो अगर ये 135 है तो ये वाला उल्टा हिस्सा भी 135 होगा। और अगर ये 135 है उल्टा वाला हिस्सा तो 180 में से घटा करके आप इसको निकाल लेंगे तो ये आएगा 45। नीचे वाला हिस्सा 40, ऊपर वाला 45। तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं 40 जमा 45 बराबर 85, जो इनका आंसर आया था। तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से समझा दिया। अब देख लेते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि QXM और XMB, QXM और XMB 180 डिग्री के कोण है क्योंकि ये अंतः कोण है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 135 और ये 180 होगा तो यहाँ से इन्होंने इसको निकाल लिया सीधे सीधे 45 डिग्री। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि ये Z बना था, ये वाला यहाँ से और यहाँ तक एक Z बना था, तो Z के आधार पर उन्होंने 40 डिग्री का एंगल निकाल लिया। दोनों को जोड़ के 80 डिग्री सॉल्व कर लिया।
अब प्रश्न है कि आप प्रयास कीजिए, अब आपको अभ्यास करना है। तो सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आकृति 4 में यदि ए बी और सी डी समांतर हैं और सी डी और ई एफ समांतर है, तो देखिए ये तो मुझे पता लग ही गया कि अगर ए बी और सी डी समांतर हैं और सी डी और ई एफ समांतर हैं तो तीनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। फिर आपको दिया है कि y और z का अनुपात 3:7 है। तो y और z इन दोनों का अनुपात जो है वो 3:7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो मैंने कहा है कि जो उन्होंने दे रखा था ऑलरेडी वो मैंने यहाँ पिंक कलर के पेन से लिखा है। x आपको निकालना था। मैंने कहा लेट द रेशो इज इक्वल्स टू ए, यानी कि रेशो जो अनुपात है मैंने उसको a मान लिया। तो अगर अनुपात को a मान लिया तो y जो कि यहाँ 3 के बराबर था वो कितना हो गया 3 है, और z जो कि 7 के बराबर था वो हो गया 7 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे भी तो z बन सकता है। अगर मैं ये z बनाता हूँ तो ये वाला कोण जो कि x है और ये वाला कोण जो कि z है ये भी तो बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए मैंने लिखा है कि कोण x और z बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है, और z का मान कितना था 7 है, तो x का मान भी कितना हो गया 7 है। अब ध्यान से देखिए x और y आंतरिक कोण है, तो ये आंतरिक कोणों का मान कितना होता है 180। तो x 7a + 3a बराबर 180। 7 और 3 कितने होते हैं 10, तो 10a बराबर 180। a को यहाँ अकेला छोड़ा, 10 जो यहाँ गुणा हो रहा था यहाँ गया भाग हो गया, तो 18/10 कितना हो गया 180/10 का आंसर आ गया 18। तो y का मान आ गया 3a। कैसे आया 3? क्योंकि a का मान 18 आ गया था। अब देखिए y कितना था 3a, तो y 3a था, 3a की जगह आ गया 18 जो अभी भी निकाला, तो 18 3 54। z 7a था तो 7 × 18, 18 सते 126, और x भी 7a था तो 7 × 18 126। ये आ गया आपका y का मान, ये आ गया आपका z का मान, ये आ गया आपका x का मान। तो ध्यान से देखिए बेटा, अब एक चीज़ ध्यान से समझिए कि ज्योमेट्री को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब इसी को सॉल्व करने का और दूसरा तरीका भी होगा, हो सकता है आपको दूसरा तरीका ऑलरेडी आता हो। तो जो तरीका आपको सॉल्व करने में, जिसको सॉल्व करने में आप बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत अच्छे से आपको आता हो, उसको कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि यही तरीका अपनाना है, आप इससे बढ़िया कोई तरीका अगर आपको आता तो आप उसको इस्तेमाल करो। मैंने आपको एक हिंट दी कि इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में वो कहता है कि यदि पी क्यू बराबर पैरेलल हो एस टी, पी क्यू और एस टी समांतर हैं, तो ये पी क्यू और ये एस टी समांतर हैं, और पी क्यू आर 110 डिग्री है। तो पी क्यू आर ये वाला जो कोण है अंदर वाला 110 है, और आर एस टी 130 है, आर एस टी 130 है। तो क्यू आर एस का मान याद करो, क्यू आर एस ये बीच वाला कोण है। सबसे बढ़िया तरीका इसको सॉल्व करने का है कि मैं नीचे एक सीधी लाइन खींच दूँ, एक्स और वाई मैंने एक सीधी रेखा खींच दी, ठीक है, और ये 3 कोण यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये तो गिवन जो है वो मैंने पिंक कलर से लिख दिया है कि पी क्यू आर वाई के बराबर होगा। देखो पी क्यू आर वाई, आपको z बनता हुआ दिख रहा है, और z के अंदर के एंगल बराबर होते हैं। तो जो ये 110 है ये इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल क्या है क्यू आर वाई। तो यहाँ से मैंने सीधे सीधे क्या लिख दिया कि क्यू आर वाई 110 डिग्री है। ऐसे ही अब देखिए ये भी एक z बन रहा है, ये भी एक z बन रहा है। अब अगर आप इस z को देखें तो ये 130 है, और अगर दूसरा आप देखेंगे तो ये भी 130 होगा, मैंने ये लिख दिया। तो एस आर एक्स का मान हो गया 130, क्यू आर वाई का मान हो गया 110। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में जब मैंने क्यू आर वाई निकाला था, ये वाला कोण निकाला था, तब भी मैंने इस कोण को मापा था। जब मैंने एस आर एक्स निकाला तब भी मैंने इस कोण को मापा। तो बेटा जो ये बीच वाला हिस्सा है ये वाला देखिए ये 2 बार नाप में आ गया। अगर मैं 180 पूरा कोण माइनस कर दूं, अगर मैं इन दोनों कोणों को ऐड करके और ये पूरा हिस्सा निकाल दूं, तो ये एक छोटा सा हिस्सा तो बच जाएगा बीच में। देखिए मैंने वही किया। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई क्यू आर एस का मान कैसे निकाल सकते हैं, क्यू आर वाई और एस आर एक्स को जमा करेंगे और 180 इसमें से घटा कर देंगे, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये 2 बार हमने काउंट कर लिया है, और इस पूरे का मान 180 है, तो जो एक्स्ट्रा है वो 180 में से माइनस करके आ जाएगा।
ये आ गया 110 जमा 130 जो मैंने अभी यहाँ ऊपर निकाले थे, घटा 180, आपका उत्तर आ गया 60 डिग्री। तो ये जो बीच का कोण आपको दिख रहा है यहाँ छोटा सा कोण, ये 60 डिग्री का कोण है। तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या तो अपने स्क्रीन पॉज करके किया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा, जैसे भी आपने किया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे आज की दूसरी वर्कशीट पर, जो कि मुझे दिख रहा है साइंस की है, विज्ञान की है, और विज्ञान में हम सॉल्व कर रहे थे कोशिका वाला चैप्टर। तो बेटा कोशिका वाले चैप्टर का पूरा एक वीडियो भी है इसी चैनल पर, उस चैनल के वीडियो को आप देख सकते हैं आराम से। और दूसरी चीज़, नीचे लिंक में मैंने एक चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया है, बच्चों का चैनल है, उसमें बच्चे बड़ी मस्ती करते हैं, तो अगर टाइम मिले बीच में तो आराम से जाके उस चैनल को देखना। लॉकडाउन के दिनों में कुछ तो आनंद लो जीवन का, उस चैनल को देखिए, उसमें 2 बच्चे हैं जो कितनी मस्ती करते हैं, आप भी उन्हीं की तरह मस्ती कर सकते हैं। अभी शुरू करते हैं आपका अगला चैप्टर, अगली एक्सरसाइज जो आज को आपको वर्कशीट में मिली हुई है, तो वो है जीवन की मौलिक इकाई, केंद्रक और गुणसूत्र। तो आज हम जीवन की मौलिक इकाई में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। जिज्ञासा ने प्याज की झिल्ली और कपोल की अस्थाई स्लाइड बनाई, उन्हें सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ऐसा कुछ देखा गया। तो बेटा ये प्याज की झिल्ली है, ये तो आपको वैसे भी दिख सकती है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा संडे की वीडियो में अपलोड करके, एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे माइक्रोस्कोप बना सकते हैं और उससे प्याज की झिल्ली का आप देख सकते हैं कि प्याज की झिल्ली कैसी दिखती है। और ये कपोल कोशिकाएं मतलब हमारे गाल के अंदर की कोशिकाएं नहीं, गाल के अंदर से कोशिकाएं निकालते नहीं है, वो एक तरीका होता है, हल्का सा छिलके और स्किन की जो कोशिकाएं होती हैं उनको देखा जा सकता है। तो ज्ञान इन चित्रों में गहरे बिंदु क्या हैं, इनका क्या कार्य है। तो दीदी इन्हें केंद्रक कहते हैं, इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में कोशिका द्रव्य अंदर बाहर होता है, इसे कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। यह कोशिका में अनेक कार्य करता है, जैसे अनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, डीएनए का मतलब होता है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल व राइबोसोम्स का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण आदि। तो ये जो बीच के काले काले हिस्से आपको दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं नाभिक। ये नाभिक किसी भी कोशिका का दिमाग होता है। जैसे आपका दिमाग आपके शरीर को नियंत्रित करता है, आपका दिमाग कहता है काम कर तो आप काम करते हैं, आपका दिमाग कहता है खाना भूख लगी तो आप खाना खाते हैं। तो ऐसे ही कोशिका का दिमाग उससे सारे काम करवाता है। जितने भी काम कोई कोशिका करती है वो सारे काम उससे कोशिका का दिमाग करवाता है। और ज्ञान, ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं, इसका क्या कार्य है। तो दीदी केंद्रक में एक उलझे धागे जैसी संरचना क्रोमैटिन पदार्थ होता है जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमैटिन पदार्थ कई लंबे जोड़े में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ आपको बना हुआ दिख रहा है कि शुरुआत में ये क्रोमैटिन पदार्थ ऐसे होते हैं, फिर ये इस तरीके से लंबे धागों में बदल जाते हैं और बाद में ये धागे आपस में गुथ कर इस तरीके से गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है। इसमें केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। किसी जीव के कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित है, नर हो चाहे मादा, मेल हो या फीमेल, सभी के शरीर में 23 जोड़े होते हैं। तो मानवों में गुणसूत्र की संख्या 46 या 23 होते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं जिसमें नई कोशिका बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। गुणसूत्रों में अनुवांशिक संकेत या गुण होते हैं जो माता पिता के डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं। तो ये गुणसूत्र होते हैं बेटा जो आगे अगली संतति में जाते हैं। आपने देखा होगा हम अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, बहुत से हमारे काम भी उन्हीं की तरह होते हैं। जिस तरीके से वो चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं, क्योंकि हमें उनसे उनका डीएनए मिला है। यही डीएनए होता है जो एक परिवार में स्थिर होता है। तो अब प्रश्न देख लेते हैं। आज के प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर होता है। तो बेटा लिखा है कि यूकैरियोटिक के नाभिक और केंद्रक एक ही चीज़ होती है। नाभिक को एक डबल या दोहरा झिल्ली द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग किया जाता है और दोनों गुणसूत्र एक नाभिक में होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में कोई सच्चा नाभिक नहीं होता, उसके परमाणु सामग्री के साथ सेल के पूरे इंटीरियर में अलग अलग वितरित होता है। इंटीरियर मतलब भीतर में
अलग अलग वितरित होता है। यूकेरियोट्स की परमाणु सामग्री को प्रोटीन हिस्टोन से कई गुणसूत्रों में व्यवस्थित किया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए का एक एकल परिपत्र किनारा होता है। तो ये बिल्कुल मैंने सटीक आंसर लिखा है, बिल्कुल बड़ा आंसर लिखा है कि किस तरीके से यूकेरियोट और प्रोकैरियोट के जो नाभिक होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि डीएनए व आरएनए का पूरा नाम लिखिए और डीएनए कोशिका कहाँ पाई जाती है। इससे पहले बेटा मैंने नीचे यूकेरियोट और प्रोकैरियोट का एक चित्र भी दिखाया है। अब देखिए यूकेरियोट में नाभिक देखो बिल्कुल सही से दिख रहा है, प्रोकैरियोट में नाभिक जैसी कोई चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं पूरी कोशिका के अंदर। दूसरे प्रश्न में उन्होंने डीएनए की फुल फॉर्म पूछी थी, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी है मैंने। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहाँ मिलते हैं? ये कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मानवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जीन क्या है और यह कहाँ स्थित है। तो बेटा मानवों में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, हर जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर हमारे पास 46 गुणसूत्र हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। जो क्रियात्मक खंड होता है, जो काम करता है, उसको जीन कहा जाता है। और आखिरी प्रश्न है कि केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। केंद्रक का मतलब बेटा नाभिक भी होता है, तो नाभिक के कार्य हैं, ये सभी सेलुलर गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ये कोशिका वृद्धि और प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। तो कोशिका किस प्रकार बड़ी होगी उसको भी यही नियंत्रित करते हैं, और कोशिका किस प्रकार विभाजित होगी उसको भी यही नियंत्रित करते हैं। तो कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब तक। तो अब आगे बढ़ते हैं, नहीं किया तो कर लो। आज की आपकी आखिरी वर्कशीट जो है बेटा वो हिंदी की है। तो मनुष्य अपनी बातचीत की सुविधा और प्रभाव दिखाने के लिए वर्णों या शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना लेता है। जोड़कर बनाने या योग करने के कारण ही ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय संधि समास में ऐसे ही यौगिक शब्द बनते हैं। 2 या 3 शब्दों या पदों को जोड़ने से वह छोटा या संक्षिप्त हो जाते हैं। संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। समास का तात्पर्य है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त करने के लिए पदों के बीच का विभक्ति परसर्ग चिन्ह हटा दिया जाता है। समास के नियम से बने शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। तो आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। समास में क्या होता है कि हम 2 शब्दों को जोड़ देते हैं, उनके जोड़ने के कारण उनके जो बीच के शब्द होते हैं उनको हटा देते हैं। जैसे माता और पिता से हमने क्या बना दिया? माता पिता। ठीक है। रसोई घर के अंदर की जो रसोई होती है उसके लिए हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया? रसोई घर। ठीक है। सोने के लिए जो कक्ष होता है उसको चेंज करके कर दिया शयन कक्ष। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि शब्दों को छोटा कर देते हैं, बीच के शब्दों को हटा देते हैं, और बीच के शब्दों को हटाने के बाद उन शब्दों को छोटा कर देते हैं। तो उनको छोटा करने को हम कहते हैं कि वो समास है। तो देखते हैं कि कौन कौन से समास आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला या पूरा पद अवयव होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति। ठीक है। तो उदाहरण इसका दिया है आजन्मा या यथाविधि। तो ये समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे विद्या के लिए आलय, राजा का पुत्र, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, राजपुत्र। तो ये उदाहरण भी दिए हुए। तीसरा जो है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, जैसे नील कमल, नीला जो कमल, चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाला। चौथा है द्विगु समास। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, नवग्रह, दोपहर, चारपाई। फिर है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे लंबा छोटा, उड़न खटोला, अन्न जल, सीताराम, माता पिता। और बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये दोनों पद मिलकर जिस तीसरे पद या अन्य पद को बनाते हैं उसकी प्रधानता होती है, जैसे दशानन। ठीक है। तो दशानन का मतलब क्या होता है? 10 मुख वाला। तो इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब प्रश्न देखते हैं क्या है आज के। पहला है कि निम्न पदों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो ये रहा आपके सामने, मैंने प्रश्न सॉल्व कर रखा ऑलरेडी। माता पिता में क्या होगा? माता और पिता, और समास कौन सा है? द्वंद्व समास। आशुतोष, जो थोड़े में संतुष्ट हो जाए। आशु मतलब कम, जो कम में संतुष्ट हो जाए, अर्थात शिव, बहुब्रीहि। आप जानते हैं शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी मान जाते हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, द्वंद्व समास।
राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। पंच तत्व, पांच तत्वों का समाहार या पांच तत्वों का मिलन, द्विगु समास होता है ये। लंबोदर, लंबोदर, ये लंबोदर होगा, बिंदु होगा यहाँ पे। लंबोदर बेटा गणेश को कहा जाता है, क्योंकि गणेश जी को खाने का बहुत शौक था। तो लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात लंबोदर गणेश, और ये बहुव्रीहि समास होगा। और भरपेट यानी पेट भरकर, तो ये अवयवी भाव समास है। दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्न समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। तो नाम लिख लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन है, ये भी मैंने सॉल्व कर रखे। पहला है नवरात्रियों का समूह यानी नवरात्रि, समास कौन सा है? द्विगु समास। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, अवयवी भाव समास। देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति, तत्पुरुष समास। दो सुतों का समूह, दो सुती यानी द्विगु समास। रथ को चलाने वाला, रथ चालक, तत्पुरुष समास। और धन से हीन, धनहीन, तत्पुरुष समास। तो ये आपके सभी समास हो गए। हमने हिंदी की पूरी वर्कशीट सॉल्व कर ली है बेटा, कर लीजिएगा आप नोट डाउन इसको। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, कल सुबह कुछ नई वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और हाँ, नीचे चेक करके वो चैनल ज़रूर देखना जिन बच्चों की मैं बात कर रहा था।